जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे न्यू सीरीज घटना चक्र समसामयिक, जो करंट क्विज होगा 2024 का। टोटल 1 साल का करंट अफेयर को इसमें इंक्लूड किया गया है। इस बार का जो पहल रहेगा करंट अफेयर का देखने का जो तौर तरीका रहेगा बिल्कुल ही अलग रहने वाला है। और हम लोग क्वेश्चन फॉर्मेट में सारे करंट अफेयर को देखेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य को देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, विज्ञान, पर्यावरण और रक्षा परिदृश्य, सबको क्वेश्चन फॉर्मेट में देखेंगे। साथ ही साथ इसको काफ़ी अच्छे ढंग से हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ इसमें जो स्टैटिक पोर्शन भी रहेगा उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन फॉर्मेट में देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग देखे थे ई दृष्टि करंट अफेयर को, जो कि घटना चक्र की जो बहुत ही फेमस बुक है। अब इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य में। जो पहला क्वेश्चन है कि 21 से लेकर 27 सितंबर 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर रहे हैं। यह कथन सही है, इसमें बताना है। और इस दौरान उन्होंने चौथे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। दोनों ही कथन इसमें सही है, एक और दो दोनों ही सही है। और इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के समय में देख सकते हैं 21 से लेकर 23 सितंबर 2024 के मध्य यात्रा प्रधानमंत्री जी ने किया था। और इस दौरान उन्होंने वहाँ पे आयोजित जो चौथे क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2024 में भाग लिया। साथ ही साथ उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को और UNGA में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। भारत के लगभग 297 प्राचीन जो पुरावेशों हैं, इनको जिन्होंने तस्करी कर बाहर ले गया था भारत को सौंपे हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखे जाए, देख सकते हैं इसमें कि इन पुरावेशों में 4000 पुरानी भी कुछ पुस्तकें हैं, जिसमें से देख सकते हैं 2000 ईसा पूर्व से लेकर 19वीं ईस्वी तक है। सबसे ज़्यादा इसमें देख सकते हैं भारत के टेराकोटा कलाकृतियाँ हैं, जबकि अन्य वस्तुएं पत्थर, धातु, लकड़ी और हाथी के दांत से बनी हुई हैं। ठीक है। साथ ही साथ अगर हम लोग थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखें तो 15वीं से 16वीं सदी की जैन तीर्थकार की कांस्य मूर्ति, 3री-4वीं सदी में बना टेराकोटा फूलदान, और 17वीं-18वीं शताब्दी में भगवान गणेश की कांस्य मूर्ति, और 15वीं-16वीं शताब्दी की जो उत्तर भारत से जुड़ी बालुआ पत्थर है उससे बनी भगवान बुद्ध की प्रतिमा इसमें शामिल है। और साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके को भी दे सकते हैं। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था, क्योंकि अमेरिका में ये सारी चीज़ें हुआ था। तो अमेरिका जो स्वतंत्र हुआ था 4 जुलाई 1776 को, और ब्रिटेन ने USA को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिया था 1781 में। और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति आप जानते हैं जॉर्ज वाशिंगटन थे। इसके अलावा देख सकते हैं भारत की स्वतंत्रता के समय अमेरिका का राष्ट्रपति जो था हैरी S. ट्रूमैन थे। साथ ही साथ भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? ड्वाइट डेविड आइजनवाहर थे। ठीक है, जो कि 1959 में उन्होंने यात्रा किया था। और हाल में ही भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने बराक ओबामा। तो इस तरह आपने देख लिया इंपॉर्टेंट पहलुओं को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तीसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें देखिए 19 से लेकर 22 सितंबर 2024 के मध्य यह कार्यक्रम भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट कथन है और सही भी कथन है, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम का भागीदार देश दक्षिण कोरिया है, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो देख सकते हैं इसमें से इसके विषय भी देख सकते हैं। तीसरा वर्ल्ड फूड जो इंडिया प्रोग्राम हुआ था इसमें देख सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवाचार, प्रौद्योगिकी और स्थिरता का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जो भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था। 19 से 22 सितंबर के मध्य हुआ था, और ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया गया था। इसका इंपॉर्टेंट जो पहलुआ होता है प्रोसेसिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये इसका मुख्य विषय है। इसमें भागीदार देश जो थे जापान था, जबकि इसमें क्या दिया, भागीदार देश दक्षिण कोरिया दिया था। देखिए आप क्वेश्चन जरूर पढ़े होंगे और करंट अफेयर को भी पढ़े होंगे, लेकिन गलत ऐसे ही होता है। ठीक है, दक्षिण कोरिया की जगह जापान, जापान की जगह दक्षिण कोरिया, इस तरह देखकर आपको फंसा देगा। और फोकस कंट्री कौन सा है? वियतनाम और ईरान इसका फोकस कंट्री रहा है। तो तीसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के विषय में देखा, और संयुक्त राज्य अमेरिका के यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में देखा था। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में उच्च स्तरीय सिफारिशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देश में 2 चरणों में चुनाव हो, बिल्कुल एक करेक्ट ऑप्शन है।
और पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो। साथ ही साथ दूसरे चरण जैसे ही पहला चरण संपन्न हुआ तो दूसरे चरण में पहले चरण के 100 दिनों के संपन्न होने के बाद या 100 दिनों के बाद जो स्थानीय लोकल बॉडीज का चुनाव होता है, जो पंचायत और नगर पालिका पार्षद का चुनाव होता है, इसका चुनाव कराया जाए। ठीक है, तो ये तीनों ही सिफारिश किया गया है, तो तीनों ही इसका राइट आंसर है, तीनों ही। इसके विषय में और भी कथनों को देखते हैं। जो समिति बनी थी, जो कमेटी बनी थी, इसका अध्यक्ष कौन थे, इसके विषय में हम लोग टोटल देखते हैं। तो एक राष्ट्र एक राष्ट्र बोल सकते हैं। एक चुनाव के संबंध में जो उच्च स्तरीय सिफारिश को मंजूरी दिया गया था, इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दिया गया था। 18 सितंबर 2024 इसको किया गया था। और साथ ही साथ इसमें जो मुख्य सिफारिशें थी, देश में 2 चरणों में चुनाव हो, 2 चरणों में क्या हो, चुनाव हो। और पहले चरण में लोकसभा विधानसभा का और दूसरे चरण में पहले आम चुनाव के बाद 100 दिन के भीतर ही लोकल बॉडीज का चुनाव कराया जाए। और सभी निर्वाचनों के लिए एक समान मतदाता सूची, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक समान मतदाता सूची हो सभी चुनाव के लिए। एक कार्यान्वयन समूह का गठन हो। साथ ही साथ जो भी ऐसा प्रोसेस भी होगा, हो सकता है कि कभी अविश्वास प्रस्ताव की वजह से कोई राज्य सरकार गिर जाए, तो उस समय क्या होगा, उस समय या त्रिशंकु सदन के स्थिति में नए सिरे से चुनाव कराए जाने पर नई सरकार का जो कार्यकाल होगा पूर्ण अवधि का शेष होगा। मतलब अगर कहने का मतलब है, अगर 5 साल का होता है आम चुनाव, जैसे मान लीजिए 2000 एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए 2024 में हो गया मान लीजिए, और हर स्टेटों का विधानसभा चुनाव हो गया, किसी एक सरकार का मान के चलिए 1 साल में 2 साल में गिर जाए, तो जो अगला चुनाव होगा वो मात्र मान लीजिए 2 साल में चुनाव, 2 साल में अगर अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो उसमें 3 साल के लिए ही जो अगला चुनाव होगा, 3 साल के लिए ही इलेक्शन होगा। तो कहने का मतलब केवल टोटल 5 साल में ही चाहे कितने भी सरकार गिरे उससे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इससे जो टाइमलाइन है वो घटेगा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ समिति के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल के तालमेल के लिए संविधान के अनुच्छेद 82A में जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में उच्च स्तरीय समिति का गठन भारत सरकार के द्वारा 2 सितंबर 2023 को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप जानते हैं। इसके जो अध्यक्ष थे रामनाथ कोविंद थे, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, इससे पहले राष्ट्रपति रहे हैं। और उच्च स्तरीय समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय में अपनी रिपोर्ट को 14 मार्च 2023 को राष्ट्रपति, जो इस समय के राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपा है। तो अब इसमें कुछ स्टैटिक पोर्शन भी देख सकते हैं। भारत के वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं कौन है, राजीव कुमार है। भारत के पहले जो मुख्य आम चुनाव हुआ था 1951-52 में हुआ था, उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे सुकुमार सेन थे, जो 1950 से लेकर 1958 तक थे। प्रथम प्रधानमंत्री आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू, और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे जीवी मावलकर थे। आपने इतना सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखा। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट में थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट पहलुओं को उसको डिस्कस करें अगर, तो इसको देखते हैं। तो देखिए इसमें इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 30 सितंबर 2024 के मध्य देश भर में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया। तो ये 2024 मनाया गया 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 1 से लेकर 30 सितंबर के मध्य। और इसमें जो दूसरा पॉइंट है कि 31 अगस्त 2024 को केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री जो थे अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। इसमें जो कथन सही है केवल एक सही है। क्यों सही है इसके विषय में देख सकते हैं। 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में मनाया गया 1 से लेकर 30 सितंबर 2024 के मध्य, और इसका उद्देश्य यही था कि मिशन पोषण 2.0 के आधार पर जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण से व्यापक रूप से निपटना। किसके द्वारा किया गया? महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया गया। और इस वर्ष यह एनीमिया, विकास निगरानी, पूरक आहार, पोषण भी, पढ़ाई भी, बेहतर शासन के लिए प्रौद्योगिकी और एक पेड़ माँ के नाम पर विषयों में केंद्रित रहा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 17 से 20 सितंबर 2024 के मध्य 8वां भारत जल सप्ताह 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। बिल्कुल करेक्ट है। साथ ही साथ इसका मुख्य विषय रहा है कि समावेशी जल विकास और जल प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग था। तो इसमें जो कथन है 8वां भारत जल सप्ताह 2024 के विषय में देख सकते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जल, सोलर, जितने भी भविष्य के लिए सस्टेनेबल
डेवलपमेंट के विषय में इस सब अंतर्गत आते हैं। जल के विषय में देखा जाए, सोलर एनर्जी का यूज़ करना खास तौर से, कि मतलब भविष्य की पीढ़ियों को प्रभावित किए बिना हम अगर विकास करते हैं तो ये सब चीज़ें का जो एरिया होता है बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है। ये आपको जैसे सोलर हो गया, इस तरह का एरिया, इस तरह का क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो भविष्य में जो भावी पीढ़ियाँ, आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उनके लिए या उनके भविष्य को खतरे में न डालते हुए हम अगर कुछ विकास कर रहे हैं तो इस तरह जो विकास कर रहे हैं, जिस तरह के यूज़ कर रहे हैं और पर्यावरण को रक्षा करते हुए कर रहे हैं, तो इस तरह का जो एरिया होता है, इस तरह का जो चीज़ें होती हैं, अगर इस क्षेत्र में डेवलप कर रहे हैं तो हम ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर से एग्ज़ाम के दृष्टि के अलावा और अवेयरनेस के रूप में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगला जो इकोनॉमी होगा इसी पर डिपेंड होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं भारत जल सप्ताह 2024 के मद्देनजर हम लोग देख सकते हैं, और ये भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा हुआ था। समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग, ये इसका मुख्य विषय है। उद्घाटन किसने किया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। अब हम लोग देखेंगे एनपीएस के विषय में। अभी हाल में ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य, जो एनपीएस वात्सल्य, एनपीएस तो आप जानते हैं नेशनल पेंशन स्कीम, खासतौर से गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए होता है, चाहे स्टेट लेवल का हो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, उनके लिए एनपीएस लागू किया था। जो पुरानी पेंशन था उनको हटाकर एनपीएस लाया गया था 2004 के बाद के जितने भी कर्मचारी हैं। अभी हाल में ही यूपीएस पेंशन, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसको भी लॉन्च किया गया है, और इसमें आपको मंथली पेंशन के रूप में मिलेगा जैसे पुरानी पेंशन मिलता था, लेकिन उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। पुरानी पेंशन और नई पेंशन में क्या डिफरेंस है, इसके लिए आप अलग से वीडियो देख लीजिएगा। तो अभी हाल में ही एनपीएस वात्सल्य योजना के संबंध में कुछ विचार करना है। इसमें देखिए, हाल में ही इसको केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया है। तो बिल्कुल करेक्ट है, एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ निर्मला सीतारमण जी ने किया था। इसमें क्या, जो 18 साल से कम आयु के बच्चे रहेंगे, इनके लिए पेंशन योजना की शुरुआत किया गया है, और यह केंद्रीय बजट 2024-25 में इसको घोषणा किया गया था। इसके तहत माता पिता जो बच्चे के नाम पर प्रतिवर्ष 1000 रुपये का निवेश कर सकते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट पहलू रहेगा, प्रतिवर्ष 1000 रुपये का निवेश कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो चारों इस स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। एनपीएस वात्सल्य के विषय में देख सकते हैं, नाबालिगों के लिए एक पेंशन योजना है। 18 सितंबर 2024 को इसको लॉन्च किया गया था, नई दिल्ली में लॉन्च किया गया, और केंद्रीय वित्त कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इनको लॉन्च किया था। साथ ही साथ बजट, केंद्रीय बजट की घोषणा में इसको लॉन्च किया था। ठीक है, और इसको जो संचालित करेंगी पीएफआरडीए करेगी, पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण इसके संचालित करने की। ठीक है, और इस बार जो हम लोग नया देखेंगे, जो न्यू क्वेश्चन है, हाल में नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया। नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया गया। ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? भारत की पहली नमो भारत रैपिड जो ट्रेन है अहमदाबाद और भुज के बीच चलेगी। ठीक है, तो देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया नमो भारत रैपिड रेल। तो 16 सितंबर 2024 को किया गया, और प्रधानमंत्री जी ने किया था। 8000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से इसका शिलान्यास किया गया, उद्घाटन किया गया। इसको रेलवे, सड़क विकास, आवास और वित्त क्षेत्र से संबंधित है। भारत की पहली नमो भारत रैपिड ट्रेन है, अहमदाबाद और भुज के बीच में चलाई गई। कई रूटों पर चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों को और प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाया। साथ ही साथ इस वंदे भारत ट्रेनों में शामिल है नागपुर से सिकंदराबाद, कोल्हापुर से पुणे, आगरा कैंट से बनारस, दुर्ग से विशाखापट्टनम, पुणे से हुबली और वाराणसी से दिल्ली के लिए 20 कोचों वाली पहली वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हुई है। प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था, और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के सिंगल विंडो आईटी सिस्टम प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है। साथ ही साथ अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, 11 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम को स्वीकृति प्रदान किया। मिशन मौसम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके संबंध में जो कथन इसको देखते हैं, यह 2 वर्षों के लिए मिशन मौसम को स्वीकृति दिया गया। इसका जो परिव्यय राशि है 2000 करोड़ रुपया है इस 2 साल में, और इसको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। तो मिशन मौसम केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृति किया गया है। 11 सितंबर 2024 को 2 वर्ष के लिए किया गया। 2000 करोड़ रुपये इसका परिव्यय होगा। लक्ष्य यही है कि भारत को हर मौसम के लिए तैयार करना, अलर्ट करने, जलवायु के लिए अलर्ट करना, कुछ भी चीज़ें होने से पहले ही लोगों को पता चले। अगला क्वेश्चन है, 11 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जल विद्युत परियोजना से संबंधित बुनियादी ढांचे को सक्षम बनाने की लागत के लिए बजटीय सहायता की योजना में संशोधन को मंजूरी दिया गया। इसके संबंध में सही
कथन बताना है। तो देखिए इस योजना की क्रियान्वयन अवधि वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2031-32 तक है और कुल परिव्यय राशि देख सकते हैं 12,461 करोड़ रुपये इसका राशि है। तो दोनों ही कथन इसमें सही है। जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित बुनियादी ढांचों को सक्षम करने की लागत के लिए बजटीय सहायता की योजना में संशोधन को मंजूरी दिया गया है। 11 सितंबर 2024 को इसको मंजूरी दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी प्रदान किया गया है और विद्युत मंत्रालय के द्वारा इसको संशोधन हेतु प्रस्ताव किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2031-32 तक इसको क्रियान्वयन की अवधि रहेगी। 12,461 करोड़ रुपये इसके लिए आवंटन किया गया है, परिव्यय राशि है। आई होप क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए 9 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 2024 के मध्य अबू धाबी जो कि यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत के आधिकारिक यात्रा पर रहे हैं। बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन है। और 8 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें देखते हैं जो सही है, केवल एक सही है। तो इनके जो भारत की यात्रा के समय में देख सकते हैं शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जो कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं, 9 से लेकर 10 सितंबर 2024 के मध्य भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे हैं और उनका पहला आधिकारिक यात्रा रहा भारत पे और नरेंद्र मोदी जी के साथ द्विपक्षीय वार्ता इन्होंने किया है। और इसके संबंध में देखिए आर्थिक साझेदारी समझौते की सफलता और हाल में ही लागू हुई इन दोनों नेताओं ने माना कि, और साथ ही साथ द्विपक्षीय निवेश संधि में दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक साझेदारी को मजबूती करने में मदद मिलेगी। और उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से भी मुलाकात किया और साथ ही साथ 10 सितंबर 2024 को मुंबई में आयोजित भारत यूएई बिजनेस फोरम में भी भाग लिया। 5 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए। अब हम लोग देखेंगे सितंबर 2024 में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। इसमें देख सकते हैं 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर को शीर्ष स्थान मिला। इस बार बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, तो इसको हम लोग देखेंगे आगे। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में फिरोजाबाद को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसको हम लोग देखेंगे तो केवल 2 सही है। तो देख सकते हैं 7 सितंबर 2024 को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 को जारी किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 को जारी किया गया। आईआईटी कानपुर की मदद से किया गया है। इसमें 1 से 10 लाख से अधिक आबादी वाले शीर्ष 5 शहरों और उनको स्कोर और रैंक प्रदान किया गया। तो देख सकते हैं जो अगर सबसे पहले देखिए इसमें 1 से 10 लाख तक के आबादी वाले में देखिए सबसे नंबर 1 है सूरत है, रैंक 1 दिया गया है। जबलपुर सेकंड नंबर पे दिया गया है। इसके अलावा देखिए 3 से 10 लाख तक आबादी वाले शीर्ष 5 श्रेणी में फिरोजाबाद नंबर 1 है, अमरावती सेकंड नंबर है। क्वेश्चन क्या पूछा, 10 लाख तक की आबादी वाले शहर, फिरोजाबाद नहीं होगा, फिरोजाबाद है, ठीक है। इसमें साथ ही साथ देखिए 3 लाख से कम आबादी वाले शीर्ष 5 शहरों में रायबरेली नंबर 1 है, नलगोंडा सेकंड है, नालागढ़ थर्ड नंबर पे है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2024 में पहली अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव के विषय में हम लोग देखते हैं। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव का आयोजन 2024 में 5 से 6 सितंबर के मध्य किया गया। भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। इसके किसके द्वारा किया गया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेज जो कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा इसको किया गया है। इसको जो कि संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस महोत्सव को संबोधित किया है। आपको पता है कि आईएसए का जो स्थापना हुआ था 2015 में ही हुआ था। फ्रांस और भारत के सहयोग से इसका मुख्यालय जो है गुड़गांव हरियाणा में है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ई गवर्नेंस का 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, ये मुंबई में हुआ है। ई गवर्नेंस पर 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का आयोजन 3 से 4 सितंबर 2024 के मध्य मुंबई में किया गया। इस किसके द्वारा किया गया, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। ई गवर्नेंस पर 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 मुख्य विषय यही है कि विकसित भारत, सुरक्षित और सतत ई सेवा वितरण इसका मुख्य विषय है। अब हम लोग देखेंगे 3 से लेकर 5 सितंबर 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्रुनेई, दारुसलाम और सिंगापुर की यात्रा पर रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। साथ ही साथ यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई, दारुसलाम की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। तो दोनों ही कथन इसमें
सही है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ब्रुनेई, दारुसलाम और सिंगापुर की यात्रा संपन्न हुई। 3 से लेकर 5 सितंबर 2024 के मध्य संपन्न हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने यात्रा के पहले चरण में 3 से लेकर 4 सितंबर 2024 के मध्य देश की यात्रा पर रहे थे ब्रुनेई के, और इनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा रही किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई में। इस दौरान अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी ने ब्रुनेई दारुसलाम के सुल्तान हाजी हसलन बोल्किया से मुलाकात किया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने ब्रुनेई दारुसलाम में भारतीय जो उच्चायोग के नए चांसरी परिसर का उद्घाटन किया। अब देखेंगे सिंगापुर से संबंधित कुछ कथनों को, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो था सिंगापुर का भी नाम लिया गया था, सिंगापुर का यात्रा और दारुसलाम की यात्रा, ब्रुनेई की यात्रा। तो सिंगापुर की यात्रा के विषय में देख सकते हैं, प्रधानमंत्री जी ने सिंगापुर की यात्रा पर रहे हैं 4 से 5 सितंबर के मध्य, यह उनका 5वां यात्रा था। और प्रधानमंत्री जी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस विंग से मुलाकात किया है और इन दोनों नेताओं ने भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा और आपसी हित के क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर विचारों का विचार विमर्श मतलब आदान प्रदान किया है। ठीक है, और साथ ही साथ देखा जाए 3 सितंबर 2024 को पश्चिम बंगाल विधानसभा के द्वारा पारित अपराजिता महिला और बाल विधेयक पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन 2024 के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है। जो सही नहीं है, इसमें चार्जशीट दायर करने के 40 दिनों के भीतर सजा सुनाने का प्रावधान है, ये सही ऑप्शन नहीं है। जो सही ऑप्शन इसको देख सकते हैं, इस विधेयक में बलात्कार और हत्या के दोषी के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ अपराधी की मदद करने पर 5 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है और पीड़िता की पहचान उजागर करने के खिलाफ 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। तो इसमें से ए, सी, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो अपराजिता महिला और बाल विधेयक पारित किया गया है पश्चिम बंगाल का जो आपराधिक कानून संशोधन 2024 के प्रावधान में, तो इसके विषय में देख सकते हैं अपराजिता महिला और बाल विधेयक पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून विधेयक 2024 के विषय में 3 सितंबर 2024 को पश्चिम बंगाल विधानसभा के द्वारा इसको पारित किया गया है। उद्देश्य यही है कि अभी हाल में ही आप देखें कि बहुत बड़ी घटना हुई थी पश्चिम बंगाल में, उसी घटना पर संज्ञान में लेते हुए ये सब कानून में संशोधन किया गया। इसमें उद्देश्य यही है कि बलात्कार, रेप और यौन अपराधों से जो संबंधित नए प्रावधानों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा मजबूत करना होता है। विधेयक में जो किए गए प्रावधान है, इसमें है कि बलात्कार और हत्या के दोषी व्यक्ति के लिए फांसी की सज़ा का प्रावधान किया गया। यदि पीड़िता की मृत्यु हो जाती है तो कोमा में चली जाती है तो बलात्कार और हत्या के दोषी व्यक्ति के लिए फांसी की सज़ा का प्रावधान किया गया है। चार्जशीट दायर के 36 दिनों के भीतर ही मृत्युदंड का प्रावधान है। चार्जशीट दायर करने के 36 दिन के भीतर ही मृत्युदंड का प्रावधान है। पुलिस द्वारा 21 दिनों में जांच पूरा करने का प्रावधान है और वैध कारणों से 15 दिनों का विस्तार संभव है। अपराधी की मदद करने पर 5 वर्ष की कैद का सजा का प्रावधान है। प्रत्येक जिले में पुलिस उपाधीश के नेतृत्व में स्पेशल अपराजिता टास्क फोर्स बनाने का प्रावधान किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़ में रहा है, तो इससे क्वेश्चन आप लिख लीजिए। 100% बनने की संभावना हो सकता है कि यूपीपीसीएस में पश्चिम बंगाल का कानून है तो हो सकता है कि न पूछें, लेकिन अगर चीज़ों को देखा जाए सही ढंग से तो क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल है। यहाँ से देखिए नेक्स्ट देखिए 2 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूर किए गए डिजिटल कृषि मिशन के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है। जो सही नहीं है ऑप्शन नंबर 20 सही नहीं है। 17,040 करोड़ रुपए का आवंटन का केंद्र राज्य शामिल, एक गलत ऑप्शन है। इसमें देखिए टोटल परिव्यय है 2817 करोड़ रुपये और इस मिशन की परिकल्पना डिजिटल कृषि पहलों का समर्थन करने वाली एक व्यापक योजना के रूप में किया गया है। साथ ही साथ इस मिशन के तहत किए जाने वाले या बनाए जाने वाले 3 DPI में एग्रीस्टेक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और मृदा प्रोफाइल मैपिंग शामिल है। तो इस तरह देख सकते हैं डिजिटल कृषि मिशन के संबंध में जो कथन सही है वह है तो पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन, A, B, D सही है। अगर इसके संबंध में देखा जाए तो जो सही नहीं है ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है। तो आप देख सकते हैं डिजिटल कृषि मिशन के विषय में 2 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसको मंजूरी दिया गया, प्रदत्त किया गया और टोटल परिव्यय है 2817 करोड़ रुपये और 1940 करोड़ रुपये इसका परिव्यय राशि रहेगी। और इसका उद्देश्य या परिकल्पना यही है कि डिजिटल कृषि पहलों का समर्थन करने वाली एक व्यापक योजना के रूप में किया गया है। इसमें शामिल है डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण करना, डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण को लागू करना
और केंद्र राज्य सरकार और शैक्षणिक अनुसंधानों के द्वारा नई आईटी पहलों का अपनाना। साथ ही साथ जो 3 डीपीआई है, एग्रीस्टेक कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और मृदा प्रोफाइलिंग मैपिंग, इसका 3 डीपीआई है। अगस्त 2024 में किसकी अध्यक्षता में संसद की लोक लेखा समिति पीएससी का गठन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, केशव वेणुगोपाल लोक लेखा समिति का गठन किया गया है। केशव वेणुगोपाल, ये जो केशव वेणुगोपाल हैं कांग्रेस के नेता हैं और इनके द्वारा अध्यक्षता किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इनके लागू गठन किया गया है अगस्त 2024 में। और इस समिति में जो लोक लेखा समिति होता है इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से शामिल होते हैं। और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता को बनाया जाता है। साथ ही साथ यह समिति भारत सरकार के खर्चे को लोक लेखा करने की समिति है और इसका प्राक्कलन समिति को इसको जुड़वा वाहन बोलते हैं। जो एस्टिमेशन कमेटी होती है उसका जुड़वा वाहन लोक लेखा समिति होता है। इसके अलावा देखिए भाजपा के सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में प्राक्कलन समिति का गठन किया गया। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्राक्कलन समिति का गठन का अध्यक्षता किसने किया है? भाजपा सांसद संजय जायसवाल। और लोक लेखा समिति के गठन का अध्यक्षता किया गया है केशव वेणुगोपाल के द्वारा किया गया है, कांग्रेस के नेता हैं। टोटल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। ठीक है। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में सरकारी उपक्रमों समिति का गठन किया गया है। तो तीनों ही ये इम्पोर्टेंट है। सरकारी उपक्रम वाला हो गया, प्राक्कलन समिति हो गया, लोक लेखा समिति हो गया। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीन नए आर्द्रभूमि को रामसर स्थल में, भारत में जो 3 नए आर्द्रभूमि उसको राम स्थल में घोषित किया गया है। इन नए राम स्थल के साथ भारत के अब राम स्थलों की संख्या टोटल कितना हो गया है? तो कितना हो गया? टोटल 85 हो गया है। तो रामसर स्थल जो शामिल किए गए इसको तीनों को देखते हैं। हाल में ही अगस्त 2024 में 3 नए रामसर आर्द्रभूमि जो है इसको रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। वो भी भारत के तमिलनाडु में स्थित नंजरायन पक्षी अभयारण्य, काजूवेलू पक्षी अभयारण्य और मध्य प्रदेश में तवा जलाशय को रामसर स्थल घोषित किया गया। टोटल कितना हो गया? रामसर साइट 85 हो गई है। और तमिलनाडु में अब तक का सबसे ज़्यादा रामसर साइट हो चुकी है। कितना हो चुकी है? 18 हो चुकी है। टोटल कितना भारत में? 85 हो गया है। और किसको शामिल किया गया है? नंजरायन पक्षी अभयारण्य और काजूवेली पक्षी अभयारण्य, दोनों ही तमिलनाडु का है। और मध्य प्रदेश में तवा जलाशय को शामिल किया गया। भारत का प्रथम रामसर साइट कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ का है? राजस्थान का है। साथ ही साथ चिल्का लेक, ये भी उड़ीसा का रामसर साइट है। ये दोनों ही, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और चिल्का लेक, दोनों ही 1981 में पहली बार इसको शामिल किया गया है। और सबसे ज़्यादा रामसर साइटें 175 यूनाइटेड किंगडम का है। अब मैक्सिको का 142 है। अब भारत में कितना है? 85 है। तो ये देख सकते हैं 85 प्रथम पहली बार जो रामसर साइट को घोषित किया गया। सबसे अधिक कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम का है। मैक्सिको का 142 है। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको किसको किया गया? नंजरायन, काजूवेली और तवा जलाशय को। देखिए यूपीएस के संबंध में एकीकृत जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है, अभी लॉन्च हुई है। अभी हमने आपको बताया ही था, जो एनपीएस वात्सल्य है उसी क्रम में मैंने यूपीएस के विषय में थोड़ा सा बताया था मैंने। तो इसको देखते हैं। 25 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी दिया। ये बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शन है। डेट जो है 24 अगस्त रहेगा, 25 अगस्त नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा? 24 अगस्त रहेगा। और इसके अलावा देखिए 25 वर्ष की न्यूनतम आरक्षित सेवा होनी चाहिए। कम से कम 25 वर्ष तक आपने 25 वर्ष का सेवा करना चाहिए, या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेवानिवृत्ति के जो पहले अंतिम जो 12 महीने रहेगा, जो प्राप्त मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। यह न्यूनतम जो रहेगा 10 वर्ष की अवधि के लिए अनुपातित होगा। अगर 10 साल भी आपने सेवा कर दिया तो उसी के अनुपात में आपको पेंशन मिलेगा। ठीक है। तो इसमें कौन सा सही है? केवल 2 सही है। तो यहाँ पे 24 अगस्त रहेगा, 25 अगस्त नहीं रहेगा। तो देख सकते हैं 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 25 वर्ष की न्यूनतम आरक्षित सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पूर्व अंतिम 12 महीनों में औसत मूल वेतन का 50%, यह वेतन न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि के लिए अनुपातित होगा। कर्मचारियों की मृत्यु से ठीक पहले उनकी पेंशन का 60% सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन होगा। 10 वर्ष के बाद उसको कम से कम 10,000 तो रुपये मिलेगा ही। वो अनुपातिक पेंशन पर डिपेंड करता है। महंगाई मतलब सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर महंगाई सूचकांक
प्रदान किया गया है। अब हम लोग देखेंगे 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महाराष्ट्र के पालघर में उद्घाटित शिलान्यास की गई परियोजनाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी नहीं सही है। ये बेसल कम्युनिकेशन की परियोजना का शुभारंभ किया गया, गलत ऑप्शन है। तो इसके विषय में देखते हैं। जो 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र के पालघर में उद्घाटित और शिलान्यास की गई जो परियोजना थी, यह प्रधानमंत्री जी ने वाडवर बंदरगाह की आधारशिला रखी, जिसमें 76,000 करोड़ रुपये की इसका लागत रहेगा। और वाडवर बंदरगाह पालघर जिले के दहानू शहर के पास स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन सही है। साथ ही साथ 1560 करोड़ रुपए की 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का भी लोकार्पण का शिलान्यास किया। ए बी सी ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, गलत है। तो वाडवर बंदरगाह के विषय में देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका आधारशिला रखा गया। कहाँ पे रखा गया? पालघर महाराष्ट्र में। कब रखा गया? 30 अगस्त 2024 को। और पालघर कहाँ पे? दाहनू शहर के पास है, पालघर जिला दाहनू शहर के पास है। लगभग 76,000 करोड़ रुपया इसका टोटल लागत है। यह बंदरगाह भारत के सबसे गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा, जो पारगमन समय और लागत को कम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मार्गों से सीधा संपर्क प्रदान करेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण और शिलान्यास किया 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का। लगभग 1560 करोड़ रुपये इसकी लागत रहेगी। और नेशनल रोल आउट ऑफ बेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम इसका शुभारंभ किया है। इसमें लगभग 360 करोड़ रुपये इसका लागत है। अब हम लोग देखेंगे बायो E3, बहुत इंपॉर्टेंट है। E3 मतलब हो गया इकोनॉमिक, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो तीनों ही ई से स्टार्ट रहेगा, इसलिए बोला गया बायो E3। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा बायो E3 अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति की मंजूरी दिया गया, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। साथ ही साथ इस नीति की मुख्य विशेषता में विषयगत क्षेत्रों में अनुसंधान, विकास और उद्यमिता को नवाचार संचालित समर्थन शामिल है। तो दोनों ही कथन सही है, 1 और 2 सही है। तो इसमें दे सकते हैं 24 अगस्त 2024 को मंजूरी मिली, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मिली है, जो प्रौद्योगिकी विभाग के उच्च प्रदर्शन और जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इस नीति की मुख्य विशेषताओं में शामिल है विषयगत क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास तथा उद्यमिता को नवाचार संचालित समर्थन। इसमें तीव्रता आएगी, जैव विनिर्माण और बायो AI हब और बायो फाउंड्री की स्थापना करके प्रौद्योगिकी विकास और व्यवसायीकरण, इससे तीव्रता आएगी सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 से लेकर 23 अगस्त 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। विगत 25 वर्षों के लिए किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा है, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। और 1992 में भारत यूक्रेन के बीच राजनयिक संबंध स्थापित करने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा थे। 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें देख सकते हैं प्रधानमंत्री जी की पोलैंड और यूक्रेन यात्रा के विषय में देखते गए हैं। 21 से लेकर 23 अगस्त 2024 के मध्य संपन्न हुआ और 21 से 22 अगस्त 2024 के मध्य इस देश की यात्रा पर हैं, पोलैंड की यात्रा पर हैं। 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा, यहाँ पे क्या लिखा है 25 वर्ष, यहाँ पे क्या होना चाहिए 45 वर्ष होना चाहिए। और भारत और पोलैंड के बीच 1954 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं थे। 2004 में यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद यूरोप में पोलैंड भारत का मुख्य आर्थिक भागीदार बन गया। पोलैंड की राजधानी कहाँ पे है? वारसा में है और वहाँ पे प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात किया। यूक्रेन की यात्रा के विषय में देखते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा यूक्रेन की यात्रा प्रधानमंत्री जी का। 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन की यात्रा पर प्रधानमंत्री जी थे और इस दौरान 1992 में भारत यूक्रेन के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा थी 1992 के बाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही कथन यूक्रेन पोलैंड के विषय में आपने देख लिया। और यूक्रेन की राजधानी कहाँ क्यों, वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जो कि वोलोडिमीर जेलेंस्की को उनसे मुलाकात किया है। इस दौरान यूक्रेन सरकार को 4 भीष्म सहयोग, हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल क्यूबस सौंपे हैं, भारत स्वास्थ्य पहल क्यूबस को सौंपे हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन हुआ। क्या हुआ इसमें? कृषि और खाद्य उद्योग के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता, चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता और उच्च प्रभाव
सामुदायिक विकास परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भारतीय मानवीय अनुदान सहायता के संबंध में समझौता। इन दोनों देशों के बीच 2024 से और 28 के बीच में सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम होगा दोनों देशों के बीच। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में किसने चिकित्सा से संबंधित पेशेवर की सुरक्षा हेतु 10 सदस्यीय NTF गठित किया है? राष्ट्रीय कार्यबल गठित किया है या उच्चतम न्यायालय के द्वारा गठन किया गया है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा NTF का गठन किया गया है। इसमें अगर हम लोग देखें तो 10 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यबल गठित किया गया है 20 अगस्त 2024 को उच्चतम न्यायालय के द्वारा। उल्लेखनीय पॉइंट यह है कि उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान सुनवाई करते हुए कार्यबल का गठन किया गया है और यह कार्यबल चिकित्सा से संबंधित पेशेवरों की सुरक्षा, भलाई और अन्य संबंधित मामलों की जांच करेगा। साथ ही साथ हम लोग देखें उच्चतम न्यायालय की निगरानी वाला यह कार्यबल चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल तैयार करेगा। ठीक है, राष्ट्रीय प्रोटोकॉल क्या करेगा? तैयार करेगा। साथ ही साथ हम लोग अब नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट में क्वेश्चन है कि 20 अगस्त 2024 को तीसरा भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 2024 नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसमें से जो कथन सही है, इसमें से दोनों कथन है कि 20 अगस्त 2024 को भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 2024 का आयोजन किया गया, नई दिल्ली में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर जी ने भारत के पक्ष की ओर से भाग लिया था। वहीं पर जापानी पक्ष की ओर से अगर देखा जाए तो रक्षा मंत्री काहिरा मिनोरी और विदेश मंत्री योको मिनिकावा ने भाग लिया था। वर्तमान में भारत के 4 प्रमुख रणनीतिक साझेदारों संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस के साथ 2+2 संवाद है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत देखिए कितना मज़ा आ रहा है क्वेश्चन को करने में। 19 से 21 अगस्त 2024 के मध्य मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो शेरो अनवर बिन इब्राहिम भारत की राजकीय यात्रा पर रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। साथ ही साथ इस दौरान दोनों देशों के बीच 9 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों ही कथन सही है, 1 और 2 आर करेक्ट। मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो शेरी अनवर बिन इब्राहिम की भारत की राजकीय यात्रा संपन्न हुआ। तो इसके विषय में देखें 19 से 21 अगस्त के मध्य संपन्न हुआ और यह प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पहली भारत यात्रा थी। उल्लेखनीय पॉइंट है कि भारत और मलेशिया के बीच मजबूत ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट गए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ द्विपक्षीय वार्ता किया। साथ ही साथ उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से मुलाकात किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच 9 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और कुछ प्रमुख घोषणाएं हुई, जिसमें से मलेशिया को 2 लाख मीट्रिक टन सफ़ेद चावल का विशेष आवंटन। साथ ही साथ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंसेस में मलेशिया संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी टुंकू अब्दुल रहमान मलेशिया में आयुर्वेद चेयरमैन की स्थापना किया। अब हम लोग देखेंगे 16 अगस्त 2024 को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए आम चुनाव 2024 की कार्यक्रम की घोषणा किया गया है। इसके संबंध में देखते हैं। तो चुनाव भी संपन्न हो गया। अभी यहाँ पर घोषणा की बात हो रही है, अभी जिस समय वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसके लिए मतगणना मतलब टोटल आउटकम भी आ चुका है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के विधानसभा में 2 चरणों में चुनाव हुआ और बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शन है। हरियाणा में एक चरण में चुनाव होगा। मतगणना 8 अक्टूबर 2024 को होगी। 16 अगस्त 2024 को इसका कार्यक्रम घोषित किया गया। भारत के निर्वाचन आयोग, हरियाणा में टोटल 90 सीटें हैं और SC के लिए 17 सीटें हैं। एक चरण में चुनाव हुआ हरियाणा में और 1 अक्टूबर 2024 को, हालांकि 31 अगस्त 2024 को चुनाव आयोग के द्वारा इस तिथि को परिवर्तन की घोषणा किया गया। अब मतगणना जो कि 5 अक्टूबर 2024 है और मतगणना तिथि क्या हो 8 अक्टूबर 2024 हो गई। जम्मू कश्मीर में 90 सीटें हैं, 3 चरणों में चुनाव हुआ। तो देखिए टोटल आउटकम मैं बता दे रहा हूँ। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी और इसमें फिर से नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे और यहाँ पे अब्दुल्ला बने हैं, शेख अब्दुल्ला के लड़के जो हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में उन्होंने मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेशन में।